हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के आज हम लोग पहला लेक्चर अपना डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या है जी, इस सब्जेक्ट के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट यही बोलते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमसे कुछ नहीं आता है ना, कि इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता है। पर लेकिन प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्ट में तो बहुत कुछ आता है, पर लेकिन शायद हमसे कुछ नहीं आता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी फार्मा फील्ड का। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात की जाए, या फिर आप डी फार्मा करके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो एक बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आपको वहां पर देखने को मिलता है। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी डिप्लोमा इन फार्मेसी में इतनी डीपली नहीं पढ़ाई जाती है, पर लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दी हुई है, उस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को हम लोग बैचलर इन फार्मेसी में कितने सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं, क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जिस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में ही पढ़ के छोड़ देते हैं, वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारे बैचलर के सेमेस्टर्स में कहां कहां से उठ करके आई है। अगर जो मैं बात करूं बेटा जी, तो पहले सेमेस्टर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे सेमेस्टर की ऑर्गेनिक, तीसरे की ऑर्गेनिक, चौथे सेमेस्टर की ऑर्गेनिक, पांचवें सेमेस्टर की आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री, चौथे सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री, छठे सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री, और आपका इन सारे सेमेस्टर्स की इन केमिस्ट्रीज को मिला करके कि जो बैचलर वाला बच्चा 6 सेमेस्टर तक पढ़ता है, उसको आपको एक कंक्लूजन वे में एक सब्जेक्ट बनाया गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से, जिसको आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। ठीक है जी। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो, तो फटाक से एक बार चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर उसके पश्चात हम लोग आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। जल्दी से चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन दे देंगे, इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, एंड आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन चैंपियंस, यस और नो। जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, आर यू रेडी चैंपियंस। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा, अगर जो हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, जहां पर हमारे जो हमारे जो सब टॉपिक्स हमारे आज के इस लेक्चर के रहेंगे, वो क्या रहेंगे बेटा जी, हम लोग स्कोप के बारे में बात करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं, और एरर इन द मेजरमेंट हमारे कि एरर क्या होती है, सिग्निफिकेंस फिगर क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। आप लोगों को डिप्लोमा इन फार्मेसी आप लोग फर्स्ट ईयर में है, और मेरा नाम है पुनीत राजपूत, और आप लोग प्यार से मैं पुनीत संबित भाई बुलाते हैं, और आप लोगों का स्वागत है बीएसपी फार्मेसी में। ठीक है जी। चलिएगा, अब मैं जो जो चीजें आपको बताता चलूं, जस्ट टू बी एग्जैक्ट चीजें अगर जो आप लोगों को समझ में आती रहे, तो बेटा जी या तो यस, या फिर एक हार्ट वाला इमोजी होता है आपके इमोजी वाले सेक्शन में, उसको सेंड कर दीजिएगा चैट सेशन में। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आखिर होती क्या है। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें, तो हमारा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी, डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग, कि हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच, जैसे केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, ऐसे अलग अलग हमारी ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री की। तो हमारी केमिस्ट्री के एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम लोग क्या करें बेटा जी, हमारी स्टडी करते हैं किसकी, डिजाइन की, सिंथेसिस की, किसके बेटा जी, ड्रग के। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी वो केमिस्ट्री है जहां पर हम लोग किसी भी ड्रग की क्या बेटा जी, सिंथेसिस कैसे करें, सिंथेसिस यानी कि उसको बनाएंगे कैसे, है ना, उसको बेसिकली डिजाइन कैसे करेंगे। भाई आपने देखा होगा कि कोई कोई दवाई ऐसी होती है, कोई कोई दवाई ऐसी होती है, कोई दवाई लिक्विड में फॉर्म में आती है, कोई दवाई सॉलिड फॉर्म में आती है, कोई दवाई इंजेक्शन की फॉर्म में लगाई जाती है। तो उसका डिजाइन क्या होगा,
और उस ड्रग की स्टडी करना ही, उस ड्रग की स्टडी करना ही बेटा जी हमारी क्या कहलाती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। आई बात समझ में डेफिनेशन बेटा जी। तो देखिएगा, कंबाइन ऑर्गन क्या फिर कंबाइन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, माफ कीजिएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनालिटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। हमारी क्या बेटा जी यहां पर 3 से 4 तरीके की केमिस्ट्री आपस में कंबाइन रहती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। हमारी रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारी कौन कौन सी केमिस्ट्री रहती है बेटा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी यहां पर रहेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री रहेगी, और हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसको हम लोग एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी ये सभी की सभी केमिस्ट्री मिलाकर के एक सब्जेक्ट जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में हम लोग पढ़ते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसको बनाते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शन एंड फॉर्मुलेशन। अब हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फाउंडेशन है ना, किस किस चीज का फाउंडेशन है बेटा जी, हमारी अंडरस्टैंड करने का, किसको, ड्रग फॉर्मुलेशन को, कि हमारी ड्रग बनेगी कैसे, है ना, किस प्रकार से बनेगी, उसके बारे में समझने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और हमारी जो ड्रग है वो किस प्रकार से एक्शन करेगी, यानी कि किस प्रकार से कार्य करेगी, उसके बारे में भी पढ़ना, इसके बारे में भी स्टडी करना, ये भी हमारा बेटा जी क्या है, हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो आप लोगों को समझ में आया कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। अब यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। अब ये चार्ट क्यों लेकर के आए भैया, ये तो हमारी समझ में भी नहीं आया। और अभी मैंने आप पूछता तो आप अभी अगली स्लाइड पर चले जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी आपको बताते हैं कि ये चार्ट क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जैसे पैरासीटामोल अभी मार्केट में आती है, आप लोगों को पता होगा कि पैरासीटामोल एक दवाई है जो मार्केट में आती है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PCM भी बोला जाता है, पैरासीटामोल, है ना। वो एक गाना है ना कि फीवर चढ़ गया तेरे नाम का, है ना, डोल 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 तू मेरी पैरासीटामोल। ठीक है जी, तो वही पैरासीटामोल के बारे में बात हुई है। अब ये पैरासीटामोल क्या बला है, ठीक है, क्या ये किसी पेड़ पर लग जाती है कि भाई ये पैरासीटामोल का पेड़ है और इससे तोड़ी और खा गए, या फिर किसी के सपने में आया था कि पैरासीटामोल ऐसे बन सकती है तो उसने पेपर पर लिखा और पैरासीटामोल बना दी। नहीं, हमारी कोई भी दवाई बनती है वो क्या बनती है बेटा जी, एक मॉलिक्यूल से बनती है, यानी कि खोज की जाती है। जैसे अभी कोविड का समय था, तो कोविड के टाइम पर क्या हुआ कि कोविड की वैक्सीन की खोज हुई, है ना भाई, इस पर रिसर्च हुई, चीजें चली, बहुत सारी चीजें हुई। तो हमारा क्या है कि हमारी हर चीज की खोज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर प्रोटीन टारगेट आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें किस जगह पर जाकर के हमारी दवाई को काम करवाना है ना, ब्रेन के लिए दे रहे हैं तो वो दवाई ऐसी बननी चाहिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, है ना, हमारी स्टमक के लिए, दर्द के लिए दे रहे हैं, तो हमारी क्या है, किस प्रोटीन पर जाकर के उसको बेसिकली काम करना है, टारगेटेड प्रोटीन उसका क्या है, उसका सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। भाई हमारे पास में ये भी, हम मान लीजिए अभी आप लोग डी फार्मा कर रहे हो, तभी तो आप इस कोर्स में आए हैं ना। अब आपसे कोई आपने बोला कि सर डी फार्मा का कोर्स ज्वाइन करना, भाई कौन से ईयर में हो ये नहीं पता है जी, तो जब हमें टारगेट ही नहीं पता है तो फिर उसका इलाज क्या ढूंढे। तो हमें पहले, सबसे पहले क्या है कि हमें किस बीमारी का इलाज ढूंढना है, वो बीमारी हमारे पास में होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि जो बीमारी का इलाज मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए दवाइयां नहीं आती है, उसके लिए भी मॉडिफाइड होकर के दवाइयां आती है। भाई कॉल तो नोकिया के फोन से भी हो रही थी ना, पर आईफोन, सैमसंग अल्ट्रा, ये फोन्स क्यों आए, है ना, ये अलग अलग फोन्स मार्केट में क्यों लॉन्च हुए, क्योंकि चीजें अपडेट हुई हैं। भाई S24 अल्ट्रा आया, फिर S25 क्यों आया, 24 पर काय को नहीं रुक गया भाई साहब, उसके पीछे का रीजन है कि अपडेट होती रहती चीजें, है ना। ऐसे हमारा क्या है बेटा जी कि हमारी जो बीमारी है, भाई आज फीवर मान लो एक्स तरीके का हो रहा है, कल फीवर कल भी हो सकता है पर वो शायद वाई तरीके का हो, तो अब हम उस वाई तरीके के फीवर की बीमारी की दवाई ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हम किस बीमारी की दवा ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, लीड कंपाउंड्स हमारे कौन कौन से होंगे, है ना, कि हमारे मेन कंपाउंड्स हम लोग कौन कौन से होंगे, जिन कंपाउंड्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी हम उनको लेकर के आएंगे। ऐसे चलते चलते हम लोग क्या करते हैं, हमारे एक मॉलिक्यूल की खोज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है कि अब इस मॉलिक्यूल से हम लोग क्या करेंगे, हमारी दवाई बनाएंगे जो कि पहली बार मार्केट में आएगी। ठीक है, हमने मॉलिक्यूल की खोज कर ली।
अब वो मॉलिक्यूल जाता सबसे पहले अप्रूवल के लिए, और हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास में जाते हैं कि भैया हमें अपनी दवाई मार्केट में लॉन्च करनी है, तो हमें प्री क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल दे दीजिए। अब ये प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या है बेटा जी? प्री क्लिनिकल ट्रायल बोले तो कि ऐसा ट्रायल जो जानवरों पर किया जाता हो। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल का जब हमें अप्रूवल मिल जाता है तो हम प्री क्लिनिकल ट्रायल हमारे एनिमल्स पर अप्लाई करते हैं, हमारी दवाई को एनिमल्स को देते हैं। अगर जो वहां पर ठीक रहते हैं तो चीजें ठीक रहती हैं, तो हम रिपोर्ट लेकर के दोबारा जाते हैं और हम लोग दोबारा बोलते हैं कि देखिए हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल जी क्लियर है, ये रही उसकी रिपोर्ट, अब हमें क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दीजिए। किसकी? क्लिनिकल ट्रायल की। क्लिनिकल ट्रायल होता है बेटा जी ह्यूमन बींग्स पर। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बेटा जी क्या है, इस तरीके के ट्रायल्स चलते रहते हैं। ठीक है जी, हमें शायद पता भी नहीं होगा पर लेकिन वो ट्रायल्स हमारे ऊपर होते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा पेशेंट है जो दवाई अभी मार्केट में अवेलेबल है वो उससे बच ही नहीं सकता है ना, उसका मरना निश्चिंत ही है। अब उसी बीमारी का कोई मेरी कंपनी है मान लीजिए बी नाम से, ये कंपनी क्या कर रही थी, उसी सेम बीमारी के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर ढूंढ रही थी, कि पेशेंट ढूंढ रही थी कि जिनके ऊपर मैं अपना क्लिनिकल ट्रायल कर सकूं। तो मैंने हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और जिस पेशेंट की उम्मीद नहीं थी जो मार्केट में दवाई अवेलेबल है उससे बचने की, तो मैंने अपनी दवाई उसे दी और वो उससे बच गया। अब और पेशेंट को दी, वो भी उससे बच गए। तो अब क्या हो जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल भी मेरा क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाता है बेटा जी ड्रग अप्रूवल, कि हमारी जो ड्रग है जब हमारा क्लिनिकल ट्रायल हो जाएगा तो हमारी ड्रग को अप्रूवल मिलेगा। हम फिर से गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, अथॉरिटीज के पास में, कि देखिए हमारा क्लिनिकल ट्रायल भी हो गया है, अब हमें मार्केट में लॉन्च करने के लिए हमारी परमिशन दे दीजिए। फिर हमारा क्या आता है बेटा जी, जो ड्रग है वो हमारी मार्केट में आ जाती है अप्रूवल के बाद में। और मार्केट में आने के बाद में देखो यहाँ पर फेज 3 तक लिखा है, मार्केट में आने के बाद में हमारा फेज 4 स्टार्ट हो जाता है हमारी ड्रग का। क्लिनिकल ट्रायल तब भी चल रहा है, आप कोई भी दवाई ले रहे हो आप क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत ही आते हो प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जो फेज 4 आता है तो इसको हम बोलते ही यही है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? आपने कभी देखा है या कभी ऑब्जर्व किया हो, आप कभी किसी डॉक्टर के पास में बैठे हो या आपके घर में से कोई एमआर हो, तो जो डॉक्टर के पास में एमआर जाते हैं तो वो जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या दिया, अपना दवाई का डब्बा, डॉक्टर को बोला कि सर आप हमारी दवाइयां, हमारे ब्रांड की दवाइयां लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जब एमआर डॉक्टर के पास अगले हफ्ते जाएगा, एमआर सबसे पहले क्या करता है कि सर आप ये बताइए कि जो मैंने दवाई आपको दिया था उसका पेशेंट पर रिस्पॉन्स कैसा है। बोलता है नहीं बोलता है? ये एमआर जो रहते हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ये मार्केट में, ये डॉक्टर्स का फीडबैक भी लेते हैं कि हाँ पेशेंट सही से ठीक हो रहे हैं। फिर ये फीडबैक आगे कंपनी में फॉरवर्ड करते हैं कि दवाई में अभी कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो दवाई का साल्ट अभी चल रहा है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो भाई आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कोई दवाई बैन कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में पेशेंट को हार्म करने लगी थी। तो इस वजह से सारी चीजें होती हैं। अगर जो बात समझ में आई हो प्यारे बच्चों तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो अगर जो हम लोग स्कोप्स के बारे में बात करें तो ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी ड्रग का डिजाइन करना या डेवलपमेंट करना, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था न्यू मॉलिक्यूल, है ना, वो सब हमारे क्या बेटा जी स्कोप के अंतर्गत ही आते हैं कि न्यू ड्रग डिजाइन करना या फिर उसका डेवलपमेंट करना या फिर न्यू मॉलिक्यूल की खोज करना, जैसे कि ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप के अंतर्गत ही आता है। आगे बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ ड्रग। हमारे देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दो सबसे अच्छे और जो सबसे पॉपुलर डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट। आपने सुना होगा 100%, अगर जो आपने इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज ली होगी। क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट, क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ ड्रग, यहां पर भी हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बेटा जी स्कोप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यहां पर भी है। आगे बात करते हैं स्टडी ऑफ फार्मा कोपिरस एंड ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, कि हमारे ड्रग का और रिसेप्टर का इंटरेक्शन कैसे होगा,
है ना। देखिएगा आपने कभी बेटा जी ताला और ताली देखी है, यस और नो? लॉक और की देखी है क्या? ताला और ताली देखी है, हाँ के ना? सभी ने देखा होगा, ताला भी सभी ने देखा होगा और ताली भी सभी ने देखी होगी। पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया ये आप क्यों बोल रहे हो अचानक से? क्योंकि बेटा जी जो हमारा ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है, ठीक है, जो हमारा ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है, ये ताला और ताली की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किचन में ताला लगा है और आपको खाना बनाना है, ठीक है। अब ताला लगा है, जब तक तो आप खाना बना नहीं सकते हैं। जैसे ही ताला खुला, क्या बेटा जी आपका खाना बना हुआ मिल जाएगा अंदर किचन में? नहीं, बनाना आपको ही पड़ेगा। बस आप इंतजार कर रहे थे कि कब ताला खुले। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। जैसे हमारी रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रही हैं, है ना। अचानक से कोई चीज, जैसे हमारी ये सेल है, मान लीजिए सेल के बाहर से कोई चीज अंदर जा रही थी और यहां पर ये मेरा रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। सेल के बाहर से कोई चीज अंदर जा रही थी, ठीक है जी, नॉर्मल सारी चीजें चल रही थी। पर अचानक से क्या हुआ, किसी कारणवश जो हमारे ये सेल के रिसेप्टर है, इन्होंने क्या कर लिया, खुद को क्लोज कर लिया, यानी कि ये रिसेप्टर बंद हो गया। बॉडी के अंदर अभी वो चीज प्रेजेंट है, सेल के अंदर जाने के लिए बोल रहे भैया हमें जाने दो जाने दो जाने दो, पर लेकिन वो अंदर जा नहीं पा रहा क्योंकि रिसेप्टर बंद हो चुका है, ठीक है। अब हम जो बाहर से दवा देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो क्या करेगी, इस रिसेप्टर पे जाएगी, वापस इसको खोल देगी, बस खोलने में मदद करेगी, वापस इसको क्या कर देगी बेटा जी, खोल देगी, और जो बाहर बैठी हुई चीज है वो वापस से अंदर जाने लगेगी और हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर चीजें हैं, बस जस्ट रिसेप्टर बंद या ज्यादा खुल गया था, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। तो इस वजह से ड्रग रिसेप्टर हमारा बेटा जी इंटरेक्शन हमारा इसी को बोलते हैं, जहां पर ड्रग रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर रही है ना, इंटरेक्ट कर रही है। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट हमारा, जैसे कि हमारे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस, तो जो हमारे इनका डेवलपमेंट होता है, जो हमारी ये बनाई जाती हैं, तो इनके लिए भी हमारा क्या बेटा जी, हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यहाँ पर भी एक अच्छा खासा स्कोप है। और एंश्योर सेफ्टी, इफिकेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, कि हमारी जो मेडिसिन बन रही है वो सेफ है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, और उसकी इफिकेसी कैसी है ना, ये सारी की सारी चीजें हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप के अंतर्गत ही आती है। तो ये बेटा जी आप लोग देख सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स हमारे, फॉर्मुलेशन हमारा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन हर जगह पर, और ये सब कुछ हमने यहाँ पर आपको बताया, इन हर जगह पर हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज एन स्कोप के तौर पर काम करता है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। परंतु यहां तक की बात अगर जो आप लोगों को समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी, फटाक से बेटा जी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो देखिएगा कि टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, कि हमारा क्या है बेटा जी कि मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने का, क्यों पढ़े हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो बेटा जी जो हमारी जो ड्रग है ना, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी कैसी है, कि किस प्रकार से काम करेगी। जैसे पैरासीटामोल जब हम लोगों ने जब अपना ये कोविड की वैक्सीन लगवाई थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था बेटा जी, उस टाइम पर हमें क्या बताया जा रहा था कि भाई इसका थेरेप्यूटिक एक्शन ऐसे है कि ये रात को अगर जो आप सोते टाइम या फिर दिन में आपको 24 घंटे के अंतर्गत एक बार बुखार बहुत तगड़े वाला चढ़ेगा तो टेंशन मत लेना, था यही सिस्टम। तो ऐसे हमारी दवाई जो है वो उसका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी क्या होगी, किस प्रकार से काम करेगी, है ना, बॉडी के अंदर कैसे जाएगी, कैसे काम करेगी, है ना, और उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमारा क्या बेटा जी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। टू डेवलप स्किल इन एनालिटिकल मेथड्स, यानी कि टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि जैसे टाइट्रेशन हो गया हमारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया हमारा, है ना, तो हमारा क्या है एनालिटिकल जो मेथड्स है हमारे वहां पर स्किल्स डेवलप करना, है ना, वहां पर क्या करना बेटा जी स्किल्स डेवलप करना, ये भी हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है।
टू स्टडी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन। अब एक नया वर्ड आया कि ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि भैया ड्रग एक्शन तो हमारी समझ में आ गया कि हमारी दवाई काम कैसे करेगी, पर ये एब्जॉर्प्शन क्या भला है। देखिए एब्जॉर्प्शन की बात की जाए बेटा जी, कि जब हमारी दवाई को हम लोग लेते हैं तो कहा जाती है स्टमक में जाती है, फिर वहां से इंटेस्टाइन में जाती है। तो जो हमारी एसिडिक नेचर की ड्रग होती है, जो हमारी एसिडिक नेचर की जो हमारी दवाइयां होती है, वो हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब होती है। जो बेसिक नेचर की दवाइयां होती है वो हमारी क्या बेटा जी, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। आ रही है बात समझ में? तो यही चीज यहां पर बोली गई है कि जो हमारी क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी मतलब जो भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी किसकी बेटा जी, जो हमारे ड्रग है उसकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से अफेक्ट हो सकती है ना, कि टू स्टडी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन, कि जो हमारी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया है वो किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को या फिर उसके एक्शन को, कि जो वो काम करने वाली है वहां पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इसके बारे में भी स्टडी हमारी ये भी हमारा क्या बेटा जी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। टू मिनिमाइज एरर इन द ड्रग, हमारी कि ड्रग के एनालिसिस में एरर को मिनिमाइज करना, एरर को कम करना, ये भी हमारा क्या होता है बेटा जी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव रहता है। अब यहां पर भी हमें एक नया शब्द मिला, एरर। अब एरर क्या होती है, बड़ा ही सिंपल से एग्जांपल से हम आपको बताएंगे। जैसे आपको कितने परसेंट में से नंबर चाहिए होते हैं, जैसे आपको कितने परसेंट में से नंबर चाहिए होते हैं, आपको 100% में से नंबर आते हैं, ठीक है, आप लोगों को 100% में से नंबर आते हैं भाई सभी के, है ना, ठीक है जी, आपके 100% में से नंबर आते हैं, ठीक है। अब 100 में से आपके ज्यादा नहीं आ सकते भाई, या तो 100 आ सकते हैं, 100 से कम रहेंगे। मान लीजिए अब आपकी जो सत्य है, जो सबका सत्य, हम क्यों बोले कि भाई किसी बच्चे का 100 से कम आएंगे, मैं बोलता हूं कि आपके 100 में से 100% आएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो मैं बोलता हूं कि जो सत्य वचन है वो क्या है, कि 100% से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू यानी कि जो सच्ची मात्रा हो गई, यानी कि जो सच्चा वर्ड हो गया वो क्या हो गया, 100% से ज्यादा नहीं हो सकता ये आंकड़ा। आगे बात समझ में? अब मान लीजिए आपके आए कितने बेटा जी, आपके आए 88%। अब ये कौन सी वैल्यू हो गई, जो हमने माप करके हमें मिली, जो हमने जब नापा तो हमें 88% आए। तो अब 100 में से 88%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट टाइम पक्का हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीपीटी आएगी, डन, पक्का, प्रोमिस बेटा जी, ठीक है। अब हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बेटा जी, 12% आया। बेटा सॉरी, मैं थोड़ा सा आई थिंक सो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। आई विल डेफिनेटली, मैं श्योरिटी देता हूं कि कल आपकी जो एचएपी की क्लास होगी वहां पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीपीटी लेकर के आऊंगा। सॉरी बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो मेरी ऑर्गेनिक की भी क्लास होगी वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आएंगे, चलेगा। तो 100 में से 88% गए, कितने बचे, 12% बचे। यानी कि आप जो ट्रू वैल्यू थी, जो सच्ची इकाई थी, जो सच्ची मात्रा थी, जो हकीकत में हो सकता था, उससे आप कितने परसेंट दूर रह गए, 12%। अब जो ये 12% बचे क्या है बेटा जी, ये एरर है। यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है, जैसे आपने बोला दुकानदार को भाई 1 किलो चीनी दे दो, यानी कि 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा भाई। अब उसने तोला 980 ग्राम और उसने बोल दिया 1 किलो होगी भाई साहब। तो आपने तो बोला था 1000 ग्राम के लिए, उसने 980 ग्राम दी, तो कितने ग्राम की क्या बेटा जी एरर आई, 20 ग्राम की। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि जो ट्रू वैल्यू होती है और जो हमारी मीजर्ड वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, एरर कहलाता है। ठीक है, इन दोनों का ही डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो अगला टॉपिक हमारा एरर ही है। अभी आप लोग बोल रहे हो कि भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो हम एरर वाला टॉपिक आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम आपके लिए एरर वाला ही टॉपिक लेकर के आएंगे और कल हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज पहली क्लास थी, तो कैसी लगी आज की क्लास, आप लोग चैट सेशन में कंफर्म करिएगा। मजा आया नहीं आया, चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, एक छोटी सी गलती जो कि हम आपकी हिंदी में पीपीटी नहीं लेकर के आए, वो कल ऐसा नहीं होगा। ये जो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है
इसी के नीचे आपको इसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। परंतु जो हमने अभी आज जितना आपको पढ़ाया, अगर जो आप लोगों को है समझ में आया तो चैट सेशन में अपना प्यार दिखा दो भाया, और उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड कर देंगे। ऐसे नोट्स भी हम आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे बेटा जी, डिप्लोमा के हैंड रिटन नोट्स भी हम आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, और वो भी आप लोगों के लिए अच्छे से अपलोड होंगे ताकि कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे वर्क हो रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए चल रही हैं, ठीक है। बेटा बुक आपकी खाली इंग्लिश में है, उसके पीछे का भी रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि देखिए जो अभी आपका एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट है बेटा जी, उसमें लैंग्वेज आपकी खाली अभी इंग्लिश रखी गई है, ठीक है। बुक्स अभी बाईलैंग्वेज नहीं है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास में डिप्लोमा के नोट्स होंगे, ये रहे। देखो अब ये को 5 सब्जेक्ट है आपके। अब आप इस समय देखोगे तो देखो अगर जो बाईलैंग्वेज करनी पड़ेगी तो किताब पतली, मतलब कि इसी साइज में हमें बनानी पड़ेगी। अब इसी में हिंदी इंग्लिश आएगी तो मैटर कम करना पड़ेगा। अब वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि अगर जो हम बाईलैंग्वेज कर दे लॉन्च, मैं आपकी बात को मैं एग्री करता हूं, आप क्योंकि आप लोग हैं तो है मैं भैया, ये आप लोगों को अगर जो बाईलैंग्वेज मिल जाए, मैं आप लोगों से कंफर्म कर रहा हूं, अगर जो आपको बाईलैंग्वेज मिल जाए इसी सेम साइज में, तो क्या आप लोग खुश होंगे जो इस बुक का साइज है। पर हमें देखो मैटर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा फिर, मतलब कि जैसे हमने आपको यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे, जैसे यहां पर सिम्टम्स हमने दिए हुए हैं आपको पेज नंबर 176 पे एचएपी के अंदर जो आपके सिम्टम्स हैं, तो वहां पर हमने आपको 9 तरीके के सिम्टम्स दिए हैं। अब वहीं पर हमें कट करके फिर ये 4 तरीके के रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या बेटा जी बाईलैंग्वेज लॉन्च नहीं करी है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हैंड रिटन नोट्स वाला कॉन्सेप्ट है ये भी आप लोगों के लिए जल्दी ही आएगा, चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो एक बार इस लेक्चर को दोबारा से देखिएगा, अगर जो नहीं समझ में आता तो हम कल दोबारा इसको रिपीट करके फिर आगे का आपको पढ़ाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिएगा जी, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर कल शाम को 6 बजे सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।